चुनाव में हार जीत से ज्यादा जरूरी उसके नतीजों की विवेचना हो जाती है और उससे भी ज्यादा जरूरी होता है फैसले पर अमल करना। 2024 के चुनावों को लेकर विपक्ष एक मजबूत गठबंधन बनाकर बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में है, लेकिन एक तरफ बीजेपी है जो चुनाव, उसके परिणाम और अपने अगले टास्क में ज्यादा समय नहीं गंवाती। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन है जो अब तक अपने पहले संयोजक की तलाश में है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश की सफलता की गारंटी बनेगी। मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय तय। 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के तमाम साथीगण मिलकर कर रहे हैं, यह हमें बहुत बड़ी जीत दिलाएगा। ये 2024 के रण का शंखनाद है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, वैसे ही अभी देश की जनता 2024 में कांग्रेस को खत्म कर देगी। अभी कह रहे हैं कि 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, तो यह तो कोई षड्यंत्र ही होगा। एक तरफ हैट्रिक की गारंटी का दावा है, फाइनल का रास्ता पहले से आसान ही था, आसान ही है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी अभी से ज्यादा बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाकर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। दूसरी तरफ संयुक्त विपक्ष का प्रहार। चुनाव से पहले अमित शाह जी और प्रधानमंत्री इसी तरह की बातें करते हैं। उनको 35-37% से ज्यादा वोट कभी इस देश के अंदर नहीं पड़ा बीजेपी को। विभिन्न राज्यों में जिस तरह का प्रदर्शन इंडिया गठबंधन के तमाम साथीगण मिलकर कर रहे हैं, यह ऐतिहासिक होगा और आने वाले 2024 के चुनाव में यह हमें बहुत बड़ी जीत दिलाएगा। एक तरफ सत्ता में लौटने का दावा है, 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय। 2024 में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में अच्छी मेजॉरिटी के साथ फिर से सरकार में आ रही है। दूसरी तरफ सत्ता के दावों पर सवाल है। प्राइम मिनिस्टर सचमुच में ओबीसी वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का काम ओबीसी वर्ग को डिस्ट्रैक्ट करने का, ओबीसी वर्ग के ध्यान को इधर उधर करने का है। तो विपक्ष के सवालों पर सरकार का जवाब भी है। हमारे ऑपोजिशन वाले हैं ना, ये तो अपने परिवार बचाने में लगे हुए हैं। ये तो परिवारवादी पार्टियां हैं। इनके लिए मरने वाले, खपने वाले लोग कितने होंगे। हम आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी हैं। हमारे यहां जिंदगी खपाने वाले एक नहीं लाखों लोग हैं। 2024 के चुनाव में मोदी सरकार अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने का दावा कर रही है। विपक्ष एकजुट होकर उनके विजय रथ को रोकने के प्रयास में लगा है। जितना भी जुल्म कर ले, जितने भी ईडी के कार्यकर्ता, ईडी के अफसर भेजे, पुलिस के द्वारा अत्याचार करे, लेकिन लड़ाई हमारे डीएनए में है, लड़ाई हमारे खून में है, लड़ाई हमारे इतिहास में है। हम लड़े थे स्वतंत्रता के लिए, हम लड़े थे जुल्म के खिलाफ, आज हम लड़ रहे हैं भारत को अखंड रखने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयोग किया गया है। यह प्रयोग कभी भी सफल नहीं होगा। हिंदुस्तान की जनता सभ्यता और संस्कार में विश्वास रखती है। जवाब लोकतांत्रिक तरीके से हिंदुस्तान की जनता देगी।
एक तरफ विपक्ष है जो मैदान में नए गठबंधन के सहारे सत्ता के रवैये को चुनौती दे रहा है। दूसरी तरफ सरकार है जो संसद से सड़क तक आक्रामक है। 24 की तैयारियों में दोनों ही पक्ष लगे हैं। विपक्ष जंतर मंतर से सरकार को ललकार रहा है, सरकार आने वाले रण की तैयारी में जुट चुकी है। एक तरफ बीजेपी है जो अपने विकास मॉडल और संकल्प यात्रा के जरिए वोटरों को लुभाना चाहती है। दूसरी तरफ विपक्ष है जो जाति, गरीबी और महंगाई के मुद्दे को उठाकर सरकार को घेरना चाहती है। बीजेपी के सामने दक्षिण की चुनौती है तो विपक्ष सीट शेयरिंग के चक्रव्यूह को तोड़ना चाहता है। जनता यक्ष की भूमिका में सब कुछ देख रही है। कहते हैं अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, यानी बचाव का सबसे अच्छा तरीका होता है आक्रामक हो जाना। 24 के चुनावों से पहले बीजेपी इसी फॉर्मूले को कारगर रूप में इस्तेमाल कर रही है। संसद का शीतकालीन सत्र इस बार अपने मिजाज और मौसम से काफी गर्म रहा। संसद हमले पर गृह मंत्री के जवाब से शुरू हुआ हंगामा 143 सांसदों के निलंबन तक पहुंच गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे, लेकिन बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों के जवाब देने से ज्यादा उपराष्ट्रपति के मिमिक्री के मुद्दे को उछाला। गिरावट की कोई सीमा होती है, बड़ा बुरा लगता है। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी और इंडिया अवेक जैसे शब्दों से शुरू हुई आजाद भारत की संसदीय कार्रवाई आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मजाक तक आ पहुंची। दरअसल सत्ता और विपक्ष में शक्ति के लिए संघर्ष यूं ही चलता रहेगा, लेकिन इस संघर्ष की चपेट में जब लोकतांत्रिक पद को घसीट लिया जाए तो विश्लेषण लाजमी है। मुझे आजकल ये भी देखना पड़ रहा है कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहां से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूं झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। ये नहीं देखता सामने कौन है। आप तो बहुत सम्मानित हैं, पर कई बार बड़ी पीड़ा होती है, गिरावट की कोई सीमा होती है, बड़ा बुरा लगता है। संसद पर कलर बम से किए हमले के विरोध में विपक्ष गृह मंत्री का जवाब चाहता था। माननीय सदस्यगण, सदन की मर्यादाओं को मत तोड़ें। टेक योर सीट्स। सरकार लोकसभा के स्पीकर के बयान पर अड़ी रही, जिसमें कहा गया कि संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय की होती है। आजाद भारत के इतिहास में सांसदों को निलंबित करना यूं तो नया नहीं था, लेकिन मोदी सरकार में जिस संख्या में ये हुआ, ये बड़ी बात है। बीजेपी सरकार के खिलाफ उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई इश्यू भी नहीं है, मगर बगैर इश्यू को लाकर जानबूझकर इसको इस सेशन को चलने नहीं देना, उसको रोकना, उसको अनडेमोक्रेटिक सिस्टम से वातावरण क्रिएट करना, ये बहुत लोग जनता भी कोई सहमत नहीं। स्पीकर बहुत आक्रोश था, स्पीकर ने तय किया है इनको सस्पेंड करना चाहिए, हम समर्थन किया है। दिनों से हमारा मांग बड़ा सीधे मांग कि एक तो ये कि हमारे जितने एमपीज को निलंबित किए गए उनको बहाली हो, और सदन में आकर हमारे गृह मंत्री एक बयान दे। सदन चलाना सरकार की फर्ज बनते हैं, और सदन चलाते समय लोकतंत्र के मुताबिक विपक्ष को साथ में रखना जरूरी होता है। मैं आप सभी माननीय सदस्यों को नेमिंग कर रहा हूं। विपक्ष के सांसदों के व्यवहार पर लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा में उपसभापति ने कार्रवाई तो जरूर की, सांसदों का निलंबन भी हुआ, लेकिन सरकार अपने मकसद से एकदम पीछे नहीं हटी। शीतकालीन सत्र में सरकार का मुख्य एजेंडा अपने लंबित बिल को पास करना था।
और मोदी सरकार ने इस काम को आक्रामकता के साथ पूरा किया। इस सत्र में सदन की कार्यवाही कुल 61 घंटे 50 मिनट तक चली, जिसमें 74% वर्क प्रोडक्टिविटी रही। चर्चा के बाद 18 सरकारी विधेयक पारित हुए। शून्यकाल के दौरान 182 मामले उठाए गए, जिनमें विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे शामिल थे। मैं आप सभी की ओर से प्रेस स्पीकर ओम बिरला ने 21 दिसंबर को लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। सभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। विपक्ष निलंबन पर सहानुभूति के सहारे आगे बढ़ना चाहता रहा और बीजेपी और उसके घटक दलों ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति की मिमिक्री और राहुल गांधी द्वारा उनके वीडियो को बनाए जाने को मुद्दा बना दिया। Never happened in parliamentary democracy. विपक्ष की आवाज का हंगामा शोर में बदलता गया, मांगे नारों में तब्दील हो गई। सदन में विमर्श की जगह हो हल्ले ने ले लिया और सुरक्षा का मुद्दा कहीं पीछे छूट गया। सरकार ने आरोप लगाया कि विपक्ष कार्य बाधित करना चाहता है। विपक्ष ने सरकार पर तानाशाह होने का आरोप लगाया। सांसद निलंबित कर दिए गए। हंगामा सत्ता के गलियारों से होता हुआ संसद के मकर द्वार तक आ गया। हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। कांग्रेस और एनसीपी मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। दोनों ही पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी नई संसद को पार्टी ऑफिस की तरह चला रही है, जहां विपक्ष की कोई जगह नहीं। देखिए, आज हम देश भर में ये एक संदेश जा रहा है कि नया पार्लियामेंट जो बना है वो नया पार्लियामेंट बीजेपी का बस एक कार्यालय है, उसमें विपक्ष नहीं है। उस नए पार्लियामेंट को एक बीजेपी कार्यालय में उन्होंने परिवर्तन करके बस मोदी जी की जयगान है। लेकिन लोकतंत्र में जो वास्तविक चीज होती है, सरकार की जवाबदेही, वो नहीं है। दूसरा चारा ही नहीं है इस देश में। अगर हमको जीना होगा और संविधान को बचाना होगा तो संविधान के लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा और हम संविधान बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। अपनी इस देश के प्रति समर्पित हमारा जो भाव है। सरकार का कहना है कि संसदीय प्रणाली में वाद विवाद की जगह हो सकती है, लेकिन अनुशासनहीनता की नहीं। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी रैलियां निकाल रहे हैं। जाटों के कंधों का मखौल उड़ाना मना है। हिम्मत किसकी है जो जाटों के कंधों का मखौल उड़ाए? ये फौलाद के कंधे हैं जाटों के। जब जब मां भारती की आवश्यकता रही है, जब जब मां भारती की सुरक्षा की आवश्यकता रही है, हमारे जाट भाइयों ने फौलाद के कंधों के साथ सीना तान करके हिंदुस्तान के लिए वो खड़े रहे हैं। इसलिए आगाह करते हैं, जाटों के कंधों का मजाक कोई ना उड़ाए। ये कंधे मां भारती के कंधे हैं। जब वो देखते हैं कि बार बार अगर कोई आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनती है तो ये कांग्रेस को दुख होता है। अगर कोई चाय बेचने वाला परिवार का आदमी देश का प्रधानमंत्री बनता है तो इनसे हजम नहीं होता। अगर देश में किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बनता है तो इनसे हजम नहीं होता। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा के चुनावों से मुश्किल से 2-3 महीने की दूरी पर खड़े देश में संसद की हर कार्रवाई जनता के मन पर निर्णायक छाप छोड़ेगी। मुद्दा पार्टियां बनाएंगी, निर्णय जनता लेगी। बीजेपी ने मुद्दों की हर गेंद को फ्रंट फुट पर ही खेलने का निश्चय किया। बीजेपी को इलेक्शन मशीन भी कहा जाता है, यानी एक ऐसी पार्टी जो हमेशा चुनाव मोड में रहती है। पार्टी ने 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने से कहीं पहले लोकसभा की अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। हाल ही में प्रधानमंत्री अपने लोकसभा क्षेत्र पहुंचे, कई उद्घाटन किए तो कुछ शिलान्यास भी।
ये काशी मॉडल से देश भर के वोटरों को साधने का एक प्रयास भी है। काशी देश का वीवीआईपी चुनाव क्षेत्र और यहां के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो समझते हैं कि काशी में होने वाला हर कार्य केवल यहां के वोटर नहीं बल्कि देश के वोटर देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को वाराणसी में 19,150 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 23 सितंबर 2023 को पीएम ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया, जिसको 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। 7 जुलाई 2023 को पीएम मोदी ने वाराणसी में 12,100 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 24 मार्च 2023 को उन्होंने वाराणसी में 1,780 करोड़ से अधिक के मूल्य के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। आज देश में विकास की रफ्तार क्या है, इसकी झलक आपको अकेला बनारस ही दिखा देता है। बनारस में रोजगार और व्यापार कारोबार एक नई तेजी पकड़ चुका है। सरकार, समाज और संतगण सब साथ मिलकर काशी के कायाकल्प के लिए कार्य कर रहे हैं। आज काशी में विश्वनाथ धाम की भव्यता भारत के अविनाशी वैभव की गाथा गा रही है। काशी में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पिछले 9 वर्षों में कई कार्य हुए हैं। शहर को जोड़ने वाली सभी सड़कों का कायाकल्प किया जा रहा है। शहर को जोड़ने के लिए पूरी तरह नई रिंग रोड भी बनाई गई है। वाराणसी में नई सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। बनारस की संचार क्षमता और यातायात में महत्वपूर्ण सुधार करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। आज यहां से कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। काशी के विद्यार्थी रहे सुब्रमण्यम भारती जी ने लिखा था, काशी नगर पुलवर पेशुम ओरैताम कांची इल केट पदरकू और करुवी सेचो। वो कहना चाहते थे कि काशी में जो मंत्रोच्चार होते हैं उन्हें तमिलनाडु के कांची शहर में सुनने की व्यवस्था हो जाए तो कितना अच्छा होता। आज सुब्रमण्यम भारती जी को उनकी वो इच्छा पूरी होती नजर आ रही होगी। शहर में नए इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के माध्यम से नए औद्योगिकीकरण क्षेत्र बनाए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वाराणसी में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े कई पहलुओं पर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बनारस की महत्ता जानते हैं। वो ये जानते हैं कि दक्षिण का भी एक रास्ता बनारस की इन्हीं गलियों से होकर गुजरता है। इसीलिए तमिल संगमम जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हिंदू अस्मिता और हिंदुत्व की बात करते हुए पीएम मोदी साउथ के उन राज्यों को भी वाराणसी से साधना चाहते हैं जहां बीजेपी का जनाधार कमजोर है। काशी तमिल संगमम ऐसा ही अविरल प्रवाह है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत इस भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। दरअसल बनारस में तमिल संगमम हो, टेम्पल एक्सपो हो या फिर काशी कॉरिडोर का निर्माण, पीएम इस बात को जानते हैं कि अगर काशी को बदलना है तो उसका विकास भी जरूरी है। बनारस का मतलब है विकास। अब बनारस का मतलब है आस्था के साथ आधुनिक सुविधाएं। अब बनारस का मतलब है स्वच्छता और बदलाव। बनारस आज विकास के अद्वितीय पथ पर अग्रसर है। वाराणसी में
कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पिछले लगभग 9 सालों में ऐतिहासिक कार्य हुए। एक सर्वे के अनुसार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से बनारस में करीब 13 करोड़ टूरिस्ट देश भर से आए। राजनीतिक विशेषज्ञ इस धार्मिक पर्यटन को विकास से तो जोड़कर देखते ही हैं, लेकिन उनका मानना है कि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बीजेपी के वोट बैंक पर भी पड़ता है। प्रधानमंत्री की संसदीय सीट होने के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी वाराणसी पर विशेष ध्यान रहता है। करीब 7 सालों में मुख्यमंत्री योगी 100 से अधिक बार बनारस जा चुके हैं। ये भी एक अहम वजह रही जिस कारण बाबा विश्वनाथ की नगरी का विकास रिकॉर्ड समय में हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि काशी के विकास से केवल काशी नहीं, पूरे देश में एक संदेश जाएगा। चुनावों में वैसे तो कई तरह के वोट बैंक होते हैं, लेकिन एक वर्ग जिसने चुनावी राजनीति में अपनी जगह बहुत तेजी से बनाई है वो वोट बैंक है लाभार्थी वर्ग का। हालिया इलेक्शन में ये कुछ ऐसी शक्ति बनकर उभरे हैं जिसने कई राज्यों में सत्ता परिवर्तन का काम किया है। बीजेपी ने विपक्ष के सामने ये एक बड़ी चुनौती रखी। अब 2024 को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार और उनका लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू कर रही है। मैंने निश्चय किया कि मैं इन 80 करोड़ लोगों को अब आने वाले 5 साल के लिए इस योजना को आगे बढ़ाने का मेरा निश्चय है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में एक ऐसे वोट बैंक को तैयार कर दिया है जिससे विपक्ष को सबसे ज्यादा खतरा है। यह है लाभार्थियों का एक ऐसा वर्ग जो मोदी की गारंटी पर यकीन तो करता ही है, साथ ही मोदी नाम पर वोट भी डालता है। आपने अब इसको मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बना दिया है, तो मैं भी आपको कहता हूं, जिसको आपने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहा है वो काम मोदी हमेशा पूरा करके रहता है। 2024 के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अब इसी लाभार्थी वोट बैंक को और मजबूत करना चाहती है। इसके लिए मोदी सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है, जिसके जरिए पार्टी का लक्ष्य है योजनाओं का प्रचार प्रसार और उसके लाभ को जनता तक पहुंचाना। इस यात्रा के जरिए लाभार्थियों को अपने पाले में लगातार बनाए रखने की कोशिश तो होगी ही, साथ ही जो लोग किसी भी कारण से योजनाओं का लाभ पाने से वंचित रह गए, उन लोगों को चिन्हित करके इससे जोड़ने का मकसद है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान शिविर लगाकर लाभार्थियों से आवेदन लिए जा रहे हैं। बीजेपी ने राज्यों में मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीमें बनाई हैं। 2024 के चुनाव के मद्देनजर इसकी महत्ता को समझते हुए पार्टी ने अपनी पूरी ताकत इसको सफल बनाने में झोंक दी है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 4 बार लाभार्थियों से संवाद कर चुके हैं। तो यहाँ क्या क्या योजना का लाभ मिला आपको? यहाँ सर हमको पेंशन भी मिला है, बाकी दुकान संचालन के लिए अभी आवेदन भी किए हैं। आपकी जो गाड़ी है मोदी गारंटी योजना की, हाँ वहाँ से हम बातचीत किए थे, तो बैंक में आके हमको 1,40,000 रुपये का लोन मिला। अप्लाई किया, तो क्या करेंगे मुद्रा योजना लेकर के? सर छोटा सा फर्टिलाइजर की दुकान थी, उसे और 1 महीने से भी कम समय में ये यात्रा देश की 68,000 ग्राम पंचायत को कवर कर चुकी है। अब तक की यात्रा के दौरान 2.5 करोड़ लोगों तक इसने अपनी पहुंच बनाई है। इसके इतर लगभग 2 करोड़ लोगों ने विकसित भारत संकल्प भी लिया है। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी करीब 2 करोड़ से अधिक लोगों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पल के तहत अपने अनुभव भी इस यात्रा में साझा किए। इस संकल्प यात्रा में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए लोगों से आवेदन कराए जा रहे हैं। इसका भी लोगों के मन पर प्रभाव पड़ेगा। इसके माध्यम से बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले लोगों को योजनाओं के लाभ में शामिल करने का प्रयास तो कर ही रही है, साथ ही वो ये भी बताना चाहती है कि ये मोदी की गारंटी है कि काम होगा।
पार्टी इस यात्रा के जरिए ऐसे वोटरों को भी खुद से जोड़ना चाहती है जिनको राज्य या केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ पहले मिल चुका है, लेकिन वो बीजेपी के परंपरागत वोटर नहीं है। अगर ऐसे वोटरों को बीजेपी अपने पाले में लाने में कामयाब हुई तो लोकसभा में बीजेपी विपक्ष के सामने और बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। इस यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से रवाना किया था। यात्रा का मुख्य उद्देश्य तो सरकार की लाभकारी योजनाओं में जन भागीदारी पैदा करना है, जिसके जरिए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में नागरिकों को जागरूक किया जा सके। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये यात्रा चुनाव से पहले मोदी सरकार के पक्ष में चुनावी माहौल तैयार करने का भी एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। बीजेपी के हिंदुत्व के प्रभाव को तोड़ने के लिए विपक्ष मंडल पार्ट 2 का सहारा ले रहा है। विपक्षी गठबंधन की तरफ से बार बार मुखरता से ओबीसी वोट बैंक को जगाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी अपनी कई रैलियों में ओबीसी सेक्रेटरी से लेकर मंत्रियों तक की संख्या सरकार से पूछ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश पीडीए के सहारे बीजेपी को काउंटर करना चाहते हैं। वहीं बिहार, जिसे जातिवादी राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है, वहां नीतीश और लालू इसी ओबीसी वोट बैंक के जरिए बीजेपी को जीत से दूर रखना चाहते हैं। ऐसे में बीजेपी ने 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के चयन के जरिए इस चक्रव्यूह को तोड़ने का प्रयास किया है। साथ ही राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी हिंदुओं को एकजुट करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। 2024 की लड़ाई में जाति की लड़ाई को क्यों मुख्य हथियार माना जा रहा है, उसकी एक झलक 2023 में दिख गई। कुछ तस्वीरें इसकी पूरी कहानी बयान करती हैं। पहले ये 3 तस्वीरें देखिए। हमारे 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं, 4 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। बीजेपी के 10 चीफ मिनिस्टर हैं, 1 ओबीसी वर्ग के हैं, और वो भी कुछ ही दिन में चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो बात बहुत होती है ओबीसीज की, मगर नरेंद्र मोदी जी को यह बताना है कि ओबीसीज के लिए आपने किया क्या। मैंने पार्लियामेंट में उदाहरण दिया कि 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के। नरेंद्र मोदी जी ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला। अब कुल मिलाकर के और SC ST को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें, यह आप लोगों से परामर्श है। पूरे देश के लोग आज जाति जनगणना के पक्ष में आ रहे हैं, क्योंकि जो मूल भावना थी मंडल कमीशन की, जो मूल भावना थी संविधान की, उस मूल भावना से खिलवाड़ करने का काम बीजेपी के लोगों ने किया है। ये 3 तस्वीरें 90 के दशक की राजनीति की याद दिलाती हैं। जब बीजेपी राम मंदिर के रथ पर सवार तेजी से आगे बढ़ रही थी, तब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई और बीजेपी की कमंडल राजनीति के सामने मंडल कमीशन ने चुनौती रख दी। अब 2024 के चुनावों की आहट के साथ फिर मंडल पार्ट 2 की गूंज सुनाई देती जा रही है, तो इसके पीछे भी वही कारण है। बीजेपी पीएम मोदी की लोकप्रियता, उनके काम और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के संकल्प पूरे होने के नारों के साथ चुनावी मैदान में है। ऐसे में विपक्ष बार बार जातियों की राजनीति के मुद्दे उठा रहा है। बेसिक इशू जाति जनगणना, सरकार का सिस्टम, हमारा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो है पूरा का पूरा, उसमें ओबीसी की कितनी भागीदारी है, दलितों की कितनी भागीदारी है, आदिवासियों की कितनी भागीदारी है, ये हिंदुस्तान के सामने मेन सवाल है। हालांकि हाल ही में हुए 3 राज्यों के चुनावों में जाति जनगणना या जाति आरक्षण जैसे मुद्दों का अधिक असर होता दिखा नहीं। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। बीजेपी ने तब विपक्ष की मंडल राजनीति का जवाब जैसे दिया, उसकी तस्वीरें भी 2024 के लिहाज से काफी अहम हो जाती हैं। विपक्ष के मंडल के जवाब में बीजेपी मंडल, कमंडल और ट्राइबल तीनों को साथ लेकर चल रही है। इसी के साथ तीनों राज्यों में जो उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, तब भी जाति समीकरण को अच्छी तरह ध्यान में रखा गया है। विपक्ष की मंडल राजनीति के आगे बीजेपी ने बड़ी सावधानी से जाति समीकरण साधने की कोशिश की है, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक की अहमियत बीजेपी भी अच्छी तरह जानती है।
मंडल आयोग ने ओबीसी जनसंख्या का जो अनुमान देश के सामने रखा था, उसके अनुसार देश में 52% आबादी ओबीसी की है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार देश में ओबीसी आबादी करीब 46% है। आंकड़ों से साफ है कि ओबीसी का झुकाव जिस तरफ होगा, सरकार उसकी बन सकती है। बीजेपी के लिए ओबीसी वैसे भी सबसे मजबूत वोट बैंक की तरह रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद बीजेपी के पक्ष में ओबीसी वोट लगभग दोगुना हुए हैं। लोकसभा चुनावों के रिजल्ट के अनुसार 2009 में जो ओबीसी वोट बीजेपी को 22% मिले थे, नरेंद्र मोदी सरकार को 2019 में वो 44% मिले। मौजूदा दौर में देखा जाए तो 303 लोकसभा सांसदों में बीजेपी के 85 सांसद ओबीसी हैं। देश भर में कुल 1358 बीजेपी विधायकों में से 27% ओबीसी हैं। 163 विधान परिषदों में से 40% ओबीसी समाज से आते हैं। नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी समाज से आते हैं। बीजेपी को इसका स्वाभाविक लाभ मिलता है। विपक्ष की नजर अब उसी वोट में सेंध लगाने की है। 2024 में ओबीसी वोट की लड़ाई निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा बन सकती है। बीजेपी बहुत ही रणनीतिक तरीके से चुनावों की तैयारी करती है और 2024 के चुनावों के हिसाब से भी तैयारियां राज्य भर शुरू हो चुकी हैं। विधायकों, सांसदों, सबको उनके टास्क दिए जा चुके हैं। सरकार की योजनाओं का ब्यौरा घर घर पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें हैं त्रिपुरा के अगरतला के लोकसभा विस्तारक योजना ट्रेनिंग प्रोग्राम की। इस कार्यक्रम में 62 विस्तारकों ने भाग लिया। सबका लक्ष्य एक है, 2024 में फिर मोदी सरकार। सबका काम है मोदी सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचाते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना। पार्टी के राज्य स्तरीय नेतृत्व से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक सब त्रिपुरा की धरती से दिल्ली का किला मजबूत करने में जुटे हैं। मोदी 3.0 के लिए इस बार और एक गुणात्मक विजय हो। 50% से अपने अपने बूथ में 50% से ज्यादा वोट हम सभी का दायित्व है बनाने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने उसी का आह्वान किया है। उड़ीसा जैसे प्रांत में जहां प्रधानमंत्री जी की अप्रूवल रेटिंग, विश्वसनीयता 80% है, मोदी तत्व, मोदी प्रणाली, मोदी कार्य पद्धति उड़ीसा जैसे राज्य में भी आज प्रभावी दिख रहा है। निश्चित रूप में इस बार देश 50% की ऊपर की वोट मोदी जी को देगा। और अब ओडिशा के विधायकों की ये तस्वीर भी देखिए। 22 बीजेपी विधायक नई दिल्ली आए और राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में बीजेपी के उस महामंथन का हिस्सा बने जिसमें हर विधायक को 2024 में मोदी सरकार की हैट्रिक के लिए रणनीति बनाने का मंत्र दिया गया। आने वाला 2024 में उड़ीसा में बीजेपी कैसा सरकार करेगा, इसके बारे में चर्चा है। रेस और डिफरेंस क्या है हमारा और बीजेडी में? बहुत कुछ अंतर नहीं है। ये अंतर को पूरा करके और आगे चलेंगे। मुद्दा मिशन 2024 उड़ीसा और सांगठनिक प्रक्रिया कैसे बढ़ा जाए और अच्छा सरकार करने के लिए उड़ीसा में कैसे सरकार होगा, उसी रिगार्डिंग हम बात करेंगे। पूरा हम तो सरकार करेंगे, ये टारगेट क्या है, ऐसे कुछ नहीं, हम अच्छा करेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में उड़ीसा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और देश में भी मोदी जी का सरकार आएगा, उड़ीसा में भी मोदी जी का सरकार आएगा। इसी तरह देश भर में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच केंद्रीय नेताओं ने संवाद स्थापित करके चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया है। चुनावी लड़ाई जिस राज्य में होगी, उस राज्य में बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके काम में जुट जाने को भेज दिया है। बीजेपी ने 2024 के लिए अपनी रणनीति का हर किला मजबूत करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। गठबंधन इंडिया की तरफ से अभी सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला सामने आया नहीं है, लेकिन बीजेपी ने संभावित फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हर कार्यकर्ता को लक्ष्य थमा दिया है। अमित शाह ने सभी प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों को 10% अधिक वोट हासिल करने का लक्ष्य दिया। विपक्षी गठबंधन की अभी तक की रणनीति 1-to-1 प्रत्याशी उतारने की है। बीजेपी ने 50% से अधिक वोट हासिल करने का टारगेट रखा है।
छोटे दलों के साथ गठबंधन के लिए राज्य प्रभारियों को अधिकृत किया गया है। मोदी की गारंटी के स्लोगन के साथ लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए। गरीब आखिरी छोर पर बैठा हुआ इंसान जिसको कतई किसी से उम्मीद नहीं रही 70 सालों में, उसको मोदी जी से उम्मीद है। उस उम्मीद को हर हालत में पूरा करना है, यही एक आखिरी मंत्र है। बीजेपी को चुनाव मशीन कहा जाता है, लेकिन 2024 के लिए जिस तरह से हर मोर्चे पर तैयारी की है, उससे उसे वोट विज्ञान की प्रयोगशाला भी कहा जा सकता है। बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख तक सबको लक्ष्य दिया जा चुका है। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए मोदी सरकार के काम पहुंचाए जा रहे हैं, ताकि योजनाओं के लाभार्थी वर्ग को सीधे तौर पर संदेश पहुंचे। राज्य प्रभारी और पदाधिकारियों को वोट प्रतिशत और हर सीट पर चुनाव की रणनीति समझा दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी खुद गरीब, महिला, युवा और किसान, देश के इन वर्गों को वो जातियों की संज्ञा देकर बड़ा संदेश देने में जुटे हैं। एक तो ये कि इन चार का भला होगा तो 2047 तक देश विकसित राष्ट्र बनेगा, और दूसरा ये कि जातियों की राजनीति से अलग एक नया समाज तैयार हो सकेगा। लक्ष्य बीजेपी ने 400 प्लस का रखा है। रणनीति पर काम भी आखिरी वोट पड़ने तक युद्ध स्तर पर करना होगा। बीजेपी को मिली 3 राज्यों में जीत ने एक बात साफ कर दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम चुनाव में जीत की गारंटी है। लेकिन जहां हिंदी पट्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जीत की गारंटी है, वहां दक्षिण भारत और उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में अभी यह उस तरह का चमत्कार नहीं कर पाया है। पर वोटिंग पैटर्न पर ध्यान दें तो लोकसभा चुनावों में और राज्यों के चुनावों में पीएम मोदी के नाम का असर अलग अलग होता है। बहुत स्वागत करते हैं हमारे अगले साल होने वाले आम चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी और तैयारियों के पैमाने के तौर पर अगर 5 राज्यों में हुए चुनावों को देखा जाए तो हिंदी पट्टी में आए नतीजे बीजेपी का उत्साह कई गुना बढ़ा गए। लेकिन इसके साथ ही तेलंगाना में आए नतीजे दक्षिण में और मेहनत करने का इशारा कर रहे हैं। बीजेपी के लिए राहत ये जरूर रही कि तेलंगाना के इन चुनावों में बीजेपी का जनाधार पहले से ज्यादा मजबूत हुआ, लेकिन लोकसभा चुनावों में सीटें निकालने के लिए पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। कर्नाटक राज्य मुख्यमंत्री आगे तेलंगाना की ही तरह दक्षिण के एक और राज्य कर्नाटक में भी कांग्रेस ने इसी साल सत्ता में वापसी की, जो बीजेपी के लिए चिंता का विषय बना। इन चुनावों में बीजेपी को केवल 66 सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस ने 135 सीटें जीत ली थी। इन नतीजों को देखते हुए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का लक्ष्य पार्टी को दक्षिण में मजबूत करने का है। एक तरफ वो राज्य है जहां पर बीजेपी ने 100% सीटें जीती थी और दूसरी तरफ वो राज्य जहां पर बीजेपी अगर अपना प्रदर्शन बेहतर करे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैट्रिक की बात को वो साकार कर सकती है। दक्षिण की ही तरह बीजेपी अपने संगठन को उन प्रदेशों में भी मजबूत करने में लगी हुई है जहां वो सरकार में नहीं है, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, पंजाब और उत्तर पूर्व के कुछ राज्य।